जय हिंद दोस्तों। मैं जगदीश सिंह राठौड़ एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जंप अकेडमी पर। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके की बचीड़ सीरीज। नाम दमदार है दोस्तों, और नाम के साथ साथ हमारा काम भी दमदार मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि राजस्थान के इतिहास को हमें किस तरह से पढ़ना है। मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान के इतिहास को हमें 3 अलग-अलग कालखंडों के अंदर बाँटकर पढ़ना है। सबसे पहले आ जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद आ जाएगा मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, और उसके बाद में आ जाएगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इतिहास पढ़ने की पहली कड़ी के अंदर हम शुरुआत करेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास से, और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में भी जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1857 की क्रांति। आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि आधुनिक राजस्थान के इतिहास से ही शुरू क्यों किया गया। तो उसके पीछे का यही कारण है दोस्तों कि आजकल जो एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है ना, उसके अंदर क्या है कि प्राचीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हमें एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है, ना कि ये कि सारा का सारा मैं पढ़ लूँ। हमें कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाए। जो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है ना दोस्तों, वो मटेरियल बहुत ही बड़ा है। उसके अंदर 5-6 तो राजवंश आ जाते हैं और डिटेल से उनको पढ़ना पड़ता है। वो मटेरियल बड़ा है, और दूसरी चीज़ के उनके अंदर क्या है कि जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ना आजकल कम हो गया है। देखा जाए, अगर मान लो किसी एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से पूछे जा रहे हैं ना, तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन मध्यकालीन राजस्थान से पूछे जा रहे हैं, और बाकी के 15 क्वेश्चन मिला के प्राचीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा जो दिमाग कहता है वो यही है कि वो पढ़ो जो एग्जाम के अंदर है। हमें पढ़ना भी वही है, प्राचीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। हम मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा पहले आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन राजस्थान का इतिहास, और उसके बाद के अंदर मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे। यूँ नहीं कि बस हाँ, ये फलाना राजा आया, उसके बारे में वर्णन करते जा रहे हैं। इतना वर्णन कर दिया कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा नहीं गया, और हमारी जो ऊर्जा उसके ऊपर लगी, उसका कोई रिज़ल्ट निकल कर नहीं आया। तो सीधा सा अर्थ यही है कि हमें अपनी एनर्जी को उस जगह पे लगानी है जहाँ से रिजल्ट निकल के आए, हमारा जो पोटेंशियल लगे ना उसका हमें परिणाम मिले। तो हम शुरू करते हैं आधुनिक राजस्थान के इतिहास से, और जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है 1857 की क्रांति। दोस्तों, क्रांति से तात्पर्य, क्रांति का जो सीधा सा अर्थ होता है ना, वो होता है व्यवस्था में परिवर्तन। आपने 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक में, जब आप 10th में थे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा की जाती है। वहाँ के राजतंत्र से परेशान होके, वहाँ के राजा से परेशान होके लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए फ्रांस की क्रांति की जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार अंग्रेजी शासन से परेशान होकर भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की जाती है, व्यवस्था के अंदर परिवर्तन के लिए। जो विद्रोह था ना, मतलब क्रांति और विद्रोह, ये दोनों सिमिलर से वर्ड है, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा-सा डिफरेंस है कि क्रांति वो होती है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होती है, जो व्यवस्था परिवर्तन कर पाती है। लेकिन विद्रोह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है उसके अंदर। विद्रोह वही है जो उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाता है। जो हमारी 1857 की क्रांति थी, जो भारत में हुई, उसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी शासन का खात्मा। और दुर्भाग्य की बात है कि मिसमैनेजमेंट, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाई हमारी 1857 की क्रांति, और जो उसका उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूँ कि जो 1857 की क्रांति है ना, इतिहासकारों ने उसे इतिहास में विप्लव की संज्ञा दी गई है। भयंकर विप्लव, भयंकर मार-काट मची थी उस टाइम पे, और एक बड़े स्तर पर ये जंग लड़ी गई थी, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण ये जो क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई,
और हमारा दुर्भाग्य ही था ये। अगर उस समय क्रांति सही तरीके से मैनेज हुई होती ना, तो 1857 के अंदर ही भारत आज़ाद हो जाता। लेकिन कोई नहीं, जो होना होता है वो होके ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। होनी को कौन टाल सकता है, जैसा कहा जाता है हमारे लोकल क्षेत्र में। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण, कि वो कौन-कौन से प्रमुख कारण थे, जिनके कारण 1857 की क्रांति हुई। सबसे पहला कारण है सहायक संधियाँ। मतलब अंग्रेजों ने भारत के अंदर जितने भी वर्ग थे ना, उन सबको इस तरीके से परेशान करके रख दिया था कि हर वर्ग अंग्रेजों से परेशान था। भले ही वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, राजा है, हर हर एक कैटेगरी को उन्होंने टारगेट कर दिया था। मतलब पूर्ण रूप से भारत की जनता थी ना, वो अंग्रेजों से परेशान थी। सहायक संधियों में क्या होता है कि सहायक संधियाँ भारत के अंदर लेके आने वाला होता है लॉर्ड वेलेस्ली। जब भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था, तो उस समय भारत में क्या होती है, छोटी-छोटी रियासतें होती है। उन छोटी-छोटी रियासतों से ये लोग जाके क्या करते हैं कि संधियाँ कर लेते हैं कि आप हमें हमारे साथ संधियाँ कीजिए, हम आपके क्षेत्र में व्यापार करेंगे और आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हमारी। हम आपके हम आपसे जो आपके क्षेत्र के अंदर जो खेती-बाड़ी होती है या फिर जो भी चीज़ें आपके यहाँ बनती है, उसे हम अच्छे दाम दे के खरीदेंगे। और इस प्रकार की संधियाँ उन लोगों ने कर ली, और बाद में ये जो संधियाँ थी ना दोस्तों, ये उन रियासतों के लिए गले में गड्ढे के समान हो गई। ना तो वो इन संधियों से भाग सकते थे और ना ही इन संधियों के साथ रह सकते थे। बहुत ही दुर्भर स्थिति हो गई थी इन रियासतों की। तो राजस्थान के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर वो कौन-सी रियासत है, जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधियाँ की थी? तो भरतपुर रियासत। उस समय शासक थे महाराणा रंजीत सिंह, और दिनांक भी पूछी जा सकती है, तो दिनांक है 29 सितंबर 1803। 29 सितंबर 1803। शासक रणजीत सिंह, रियासत भरतपुर। दूसरी रियासत अलवर थी। उस समय शासक थे बख्तावर सिंह, और दिनांक थी 14 नवंबर 1803। 14 नवंबर 1803। शासक बख्तावर सिंह और रियासत अलवर। देखो दोस्तों, इस बछीड़ सीरीज के अंदर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ऐसा कंटेंट जो कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वरदान साबित होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने इस छोटे भाई के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ग्रोथ कर पाऊँ, और इसी तरीके से जो हमारे भाई तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी को और मजबूत कर पाऊँ। 1857 की क्रांति के कारणों के अंदर दूसरा जो कारण है, वो है भारत शासन अधिनियम 1813 का। मतलब अंग्रेज क्या करते थे, जब भारत पे रूल करते थे ना, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ परमिशन ब्रिटेन की सरकार से लेनी पड़ती थी, क्योंकि वो एक कंपनी के तौर पे भारत में शासन कर रहे थे 1857 की क्रांति से, या 1857 की क्रांति तक। 1857 की क्रांति के बाद के अंदर ब्रिटेन की जो सरकार होती है ना, वो डायरेक्ट भारत के शासन को अपने हाथ में ले लेती है। 1857 की क्रांति से पहले तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत पर रूल करती है। तो वो समय-समय पर ऐसे नियम और कानून लेके आती है, जिससे कि भारत के अंदर वो अपने शासन को सही तरीके से चला सकें। हालाँकि जो अधिनियम वगैरह लाने का उनका उद्देश्य था ना, वो यही था कि किस प्रकार से भारत की जनता को ठगा जाए, किस प्रकार से उनको लूटा जाए। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे ना, तो व्यापार ही उनका उद्देश्य एकमात्र नहीं था। उनका एक उद्देश्य ये भी था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करें। तो भारत शासन अधिनियम 1813 के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि जो ईसाई मिशनरियाँ भारत में हैं, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकेगी और हिंदू धर्म की बुराइयाँ कर सकेगी। तो कहीं न कहीं जो भारत की आम जनता थी, उनके अंदर ये भी एक विरोध की भावना उत्पन्न करने के लिए ज़िम्मेदार था। अपने धर्म की बुराई कौन नहीं बर्दाश्त करे, है कि नहीं? तीसरा और सबसे बड़ा फैक्ट
वो था व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत के अन्य नाम हैं गोद निषेध नीति और हड़प नीति। आपने कहीं न कहीं ये चीज़ पढ़ी होगी और सुना भी होगा। गोद निषेध नीति जो भारत के अंदर लाने वाला गवर्नर जनरल था ना, वो था लॉर्ड डलहौजी। 1848 के अंदर ये इस सिद्धांत को इंट्रोड्यूस करता है भारत के अंदर, या फिर कहें तो इस नीति को लेके आता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो राजा लोग थे ना, छोटे-बड़े जितने भी राजा थे, तो ये लोग एक ऐसा कानून बना देते हैं कि जिस राजा के खुद का पुत्र नहीं है ना, तो वो किसी दूसरे को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकेंगे। आप भारत के निवासी हैं, लोकल लोग हैं सभी, है कोने मारवाड़ी का मायने भी, आप राजस्थान के अंदर भी आप देखे होगा कि कोई व्यक्ति जी के संतान नहीं है, वो वाद का मायने आपका छोटा भाई का बेटा ने या आपका आपका परिवारजन ने कोई ना गोद लेर आपकी वंश परंपरा ने आगे बढ़ावे। तो जकाए राजा होता ने, आके भी घणी बार संतान को नहीं होती, तो संतान जब नहीं होती ना, तो एक आया करता है कि कोई ना कोई गोद लेर कोई बच्चा ने बाद में आपको उत्तराधिकारी बनाता। तो अंग्रेज ने ये दिमाग लगायो कि यार अगर जी राजा के खुद की संतान नहीं है, बी के ऊपर आपा अगर प्रतिबंध लगा दिया गोद लेवा पर, तो वो राज्य ना आपा हड़प सका। ई वास्ते बे व्यक्तिगत सिद्धांत ले रहे, गोद निषेध नीति, हड़प नीति, इन नामों से इसे जाना जाता है। प्रतिपादक था लॉर्ड डलहौजी और राजस्थान के अंदर ब्यावर को हड़पा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि वह कौन सा रियासत या फिर वो कौन सा ठिकाना था जिसे राजस्थान के अंदर व्यक्तिगत सिद्धांत या गोद निषेध नीति के द्वारा हड़पा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब दोस्तों आता है चौथा और क्रांति की शुरुआत के लिए सबसे बड़ा कारण, एनफील्ड राइफल या एनफील्ड बंदूक का प्रयोग। बारूद बिक चुका था। अंग्रेज आने के बाद से लेकर 1857 की क्रांति तक भारतीय जनता के अंदर अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना और विरोध की भावना बड़े ही उच्च स्तर पर फूट चुकी थी। लेकिन जो क्रांति की शुरुआत हुई ना, उसके लिए जिम्मेदार था ये एनफील्ड राइफल। मतलब कि बारूद बीत चुका था और चिंगारी का काम किया था इस एनफील्ड राइफल ने। होता क्या दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी सैन्य टुकड़ियां बनाई भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। अंग्रेज जब भारत के अंदर आए ना, तो उन्होंने भारतीय लोगों को अपनी सैन्य टुकड़ियों के अंदर शामिल किया और उन्हीं ही लोगों को, मतलब भारतीय लोगों को भारतीय लोगों से लड़वाने का वो काम किया करते थे। जो भारतीय सिपाही उनकी टुकड़ी में होते थे, 1857 से पहले उनको ब्राउन बेस बंदूक दी जाती थी। गाँव में देखी होगी आपने, अपना गाँव में जो शिकारी वर्ग हुआ करे, बांगो नहीं करे बे, बारूद दाल वाली बंदूक, उस बंदूक के अंदर क्या किया जाता है कि पहले जैसे ये बंदूक है अभी, इस बंदूक के अंदर बारूद डाला जाता है ऊपर से और बाद में छर्रे डाल के को कागज की डाट लगा के फिर उस बंदूक को चलाया जाता है। तो वो जो बंदूक होती है ना, उसे उपयोग में लेने में बड़ी कठिनाई होती है। मतलब बंदूक को पहले उसमें बारूद डालो, फिर छर्रे डालो, तो टाइम लगता है। तो बाद के अंदर वो लोग जो बंदूक लेके आए थे वो थे एनफील्ड राइफल। पहले होती थी प्रयोग में ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर वो लोग लेके आए थे एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल के अंदर गोली डाली जाती थी। अच्छा, तो गोली डाली जाती थी, सारी बंदूक में गोली डाली जाती है, तो सिपाहियों को समस्या क्यों हुई? सिपाहियों को समस्या इसलिए हुई क्योंकि उस समय तक भारत के अंदर 2 वर्ग बड़े थे, हिंदू और मुस्लिम। अब हिंदू धर्म के अंदर गाय को पवित्र माना जाता है और मुस्लिम धर्म के अंदर सूअर निषेध है। तो अब क्या हुआ कि जो गोली थी ना, उस गोली के ऊपर चढ़ी हुई आती थी चर्बी। चर्बी चढ़ी हुई आती थी और उस चर्बी को मुँह से हटाकर प्रयोग में लिया जाता था। बंदूक में उस गोली को डालने से पूर्व मुँह से उस चर्बी को हटाया जाता था। तो सैनिकों के अंदर ये अफ़वाह फैल गई कि ये जो चर्बी है, वो गाय
या सूअर की हो सकती है। अब गाय की अगर चर्बी है तो हिंदू सिपाही नाराज, सूअर की चर्बी है तो मुस्लिम सैनिक नाराज, और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई दोस्तों। उन लोगों को ये लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए वह इस प्रकार का षड्यंत्र जानबूझकर कर रहे हैं। इस कारण जो भारतीय सिपाही थे, उनके अंदर भी भारी आक्रोश था। कुछ जानकारी और देता हूँ मैं आपको कि जब अंग्रेज राजस्थान के अंदर थे, मतलब 1857 की क्रांति से पूर्व, तो अंग्रेजों ने डूंगरपुर महारावल को अपने पद से अपदस्थ कर दिया था, मतलब हटा दिया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1857 क्रांति से पूर्व अंग्रेजों ने किस रियासत के महारावल को उनके पद से अपदस्थ किया था? तो उस समय आपका सही जवाब होगा डूंगरपुर के महारावल। जयपुर के अंदर भी एक घटना घटित होती है कि एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लेक जयपुर के अंदर तैनात होते हैं, और वो जयपुर के राजपाट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि जो जयपुर के दूसरे ठिकानेदार वगैरह या सेनापति वगैरह कहें, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, और उनके हस्तक्षेप के बढ़ने के कारण जयपुर के अंदर उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी ही एक घटना जोधपुर के अंदर घटित होती है, जिसके अंदर राठौड़ भीमजी नाम के एक व्यक्ति द्वारा लड़दो नामक अंग्रेज अधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया था। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती है। हालाँकि इन चीज़ों के पूछने का चांस उतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर अपन 3 लाइन पढ़ लेंगे तो उससे उसमें घाटा नहीं है कोई। जब इतनी सारी चीज़ें हम याद करेंगे, तो ये 3 लाइन पढ़ लेने से कोई नुकसान नहीं है। अगर बाय चांस एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए, कैप्टन ब्लेक का संबंध किस रियासत से था? किस रियासत से था? पूछा जा सकता है कि जोधपुर राठौड़ के अंदर वह कौन-सा अंग्रेज अधिकारी तैनात था, जिसके ऊपर राठौड़ भीमजी द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। तो उस समय अगर आपने ये देखा होगा सरसरी नज़र से, तो आप उस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय अन्य तथ्य। एग्ज़ाम के अंदर छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी? क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह क्या थे? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रकार की चीज़ें, ये जो कुछ फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हमारे काम आए। तो कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इसका जवाब होगा महारानी विक्टोरिया। पूछा जा सकता है कि भारत का शासक कौन था? तो इसका जवाब होगा बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय। बहादुर शाह ज़फ़र भी लिखा हुआ आ सकता है, और बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय भी लिखा हुआ आ सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में बता देता हूँ कि ये अंतिम मुगल शासक या फिर कहें भारत के अंतिम सम्राट थे। नाम मात्र के सम्राट थे दोस्तों, शक्तियाँ कुछ नहीं थी। अंग्रेज़ों ने पहले ही इनकी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी थी। बस एक प्रतिरूप के जैसे उनको बिठाया गया था कि हाँ, चलो ठीक है भारत के राजा हैं, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं था, बस नाम मात्र के शासक। और बहादुर शाह ज़फ़र के उस समय सेनापति थे खान बहादुर खान। हम आगे पढ़ेंगे कि जब मेरठ छावनी के सिपाही मेरठ में विद्रोह करते हैं और क्रांति की शुरुआत करते हैं, तो वो मेरठ से विद्रोह करने के बाद दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में जाकर जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह होते हैं, उनको क्रांति का नेतृत्व कर्ता बनाते हैं। उन्हें क्रांति के नेतृत्वकर्ता बनाकर उनको क्रांति की ज़िम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जो बहादुर शाह ज़फ़र थे ना, वो क्रांति के नाम मात्र के नेता थे, नाम मात्र का नेतृत्व कर रहे थे। जो वास्तविक नेतृत्वकर्ता थे 1857 की क्रांति के, वो थे खान बहादुर खान। बहादुर शाह ज़फ़र के सेनापति खान बहादुर खान 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अब उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इसका जवाब होगा पामस्टन। जो ये 1857 की क्रांति हुई, इसके योजनाकार कौन थे? योजना बनाने वाले कौन थे? तो 2 व्यक्ति थे, राणोजी बापू और अज़ीमुल्लाह खान। राणोजी बापू और अज़ीमुल्लाह खान।
पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो इसका जवाब होगा कमल का फूल व रोटी। कमल का फूल और रोटी। जो ये कमल का फूल था, ये सैन्य टुकड़ियों तक पहुँचाया जाता था और ये जो रोटी थी, वो गाँव के चौकीदार तक पहुँचाई जाती थी, एक गाँव से दूसरे गाँव तक। और ये संदेश दिया गया कमल के फूल और रोटी के द्वारा कि अब बस हुआ, अंग्रेज़ों को हमें खत्म करना है, अंग्रेज़ों को हमें भारत से निकालना है। बहुत जल्द एक बड़ी क्रांति हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग भी तैयार रहें क्रांति के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्व समय में शादी से पहले प्रतीक के लिए इन्विटेशन के लिए जो पीले चावल भेजे जाते थे ना, पीला चावल, तो बस उसी तरीके से क्रांति के लिए प्रतीक चिन्ह के तौर पर कमल का फूल और रोटी विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भेजी गई। अब ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। और ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इसका जवाब होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एक और फैक्ट दोस्तों कि जब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई, तो उस समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? छावनियों की संख्या क्या थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 छावनियाँ थीं और आगे हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और इसका प्रसार किस प्रकार से हुआ। 1857 की क्रांति की शुरुआत और इसका प्रसार। जो पहली घटना हुई ना दोस्तों, वो थी बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हुरसन की हत्या। अब क्योंकि लेफ्टिनेंट बाग और हुरसन की हत्या मंगल पांडे ने, हुआ यूँ था कि दोस्तों जो मंगल पांडे होते हैं वह 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही होते हैं और जो ये अंग्रेज अधिकारी होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप एनफील्ड राइफल बंदूक को काम में लो, उसका प्रयोग करो। तो मंगल पांडे भाई साहब कहते हैं कि नहीं लूंगा मैं उसका काम में, मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। इस बात से होता क्या है कि स्थिति बिगड़ती है और मंगल पांडे जी जो होते हैं वो गुस्से-गुस्से के अंदर लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हुरसन की हत्या कर देते हैं। बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। जो सिपाही होते हैं ब्रिटिश सेना के अंदर, जो भारतीय सिपाही होते हैं, उनके अंदर भयंकर आक्रोश। वो लोग इस घटना से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और जब ये समाचार मेरठ पहुँचा ना, तो मेरठ के अंदर वहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कि भारत के अंदर इसकी शुरुआत क्रांति के अंदर इसकी शुरुआत भारत में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? जो पहले डेट फिक्स थी वो थी 31 मई 1857 को। जो रोटी और कमल का फूल विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा था, तो उसके साथ ये मैसेज जा रहा था कि हमें क्रांति करनी है 31 मई 1857 को। लेकिन बैरकपुर छावनी की घटना के कारण क्रांति पहले ही शुरू हो गई और भारत के अंदर जो क्रांति शुरू हुई वो दिनांक थी 10 मई 1857। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हमें सही जवाब देना होगा 10 मई 1857। और पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के लिए पूर्व निश्चित तारीख या दिनांक क्या थी? तो उसका जवाब होगा 31 मई 1857। तो भारत में क्रांति की शुरुआत। भारत के अंदर सबसे पहले क्रांति होती है मेरठ छावनी के अंदर। जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व करते हैं कदम सिंह। 10 मई 1857 को ये लोग विद्रोह करते हैं और 11 मई को ये लोग जमुना को पार करके दिल्ली पहुंचते हैं और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बनाते हैं। दूसरी तरफ कि राजस्थान के अंदर क्रांति कैसे शुरू होती है, तो राजस्थान के अंदर क्रांति की जो पहली घटना वो घटित होती है वह स्थान था नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में ये क्यों होती है? क्योंकि 15वीं रेजिमेंट की एक
टुकड़ी नसीराबाद छावनी में तैनात थी। मतलब आई तो वो अजमेर थी, लेकिन बाद के अंदर उसे नसीराबाद भेज दिया गया था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, नसीराबाद छावनी में विद्रोह, उस समय इन चीज़ों को और डिटेल से जानेंगे। अभी तक याद रखिए कि जो राजस्थान के अंदर पहली घटना हुई 28 मई 1857 को, स्थान नसीराबाद, विद्रोह का नेता बख्तावर सिंह, तैनात छावनी 30 रेजिमेंट, 15 रेजिमेंट को अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था। इतनी देर तक हम 1857 की क्रांति को भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे थे, एक समझ हम बना रहे थे 1857 की क्रांति को लेके। अब हमें एक समझ बनानी है राजस्थान को लेके कि राजस्थान में 1857 की क्रांति से पूर्व क्या-क्या परिस्थितियाँ थी। तो राजस्थान के अंदर क्या होता है दोस्तों कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है, क्योंकि राजस्थान एक विस्तृत क्षेत्रफल था और अंग्रेजों को राजस्थान के अंदर अपना ऐसा मुख्यालय चाहिए था कि हम वहाँ पर रहकर राजस्थान के अंदर होने वाली गतिविधियों पर नज़र रख सकें और जो राजस्थान के अंदर हम अपने जो कार्य है उनको सुचारू रूप से कर सकें। इसलिए एक एजेंसी की स्थापना की जाती है जिसे राजपूताना रेजिडेंसी का नाम दिया गया। राजपूताना रेजिडेंसी का गठन 1832 के अंदर किया गया दोस्तों। राजपूताना रेजिडेंसी गठन का समय 1832 ईस्वी। संस्थापक जो थे इसके वो थे विलियम बेंटिक और इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर की गई थी। सर्वप्रथम राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था वो भी दिल्ली था, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हुई तो इसका जो मुख्यालय था वह 1 वर्ष के लिए दिल्ली रख दिया गया। बाद के अंदर इसे दिल्ली से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम मुख्यालय राजस्थान में कौन सा था? तो उसका जवाब होगा अजमेर। बाद में क्या होता है दोस्तों कि जब समय आता है 1845 का, तो उस समय मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण क्या था कि जो गोरे लोग थे वो यूरोप से आए थे और यूरोप एक ठंडा प्रदेश है। जो हमारा राजस्थान है वे उष्ण और गर्म प्रदेश है, तो अंग्रेजों को राजस्थान के अंदर रहने में कठिनाइयाँ आ रही थी। गर्म प्रदेश के अंदर रहना उनके लिए दुश्वार हो रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया है कि इसका तोड़ निकाला। किसी ने बताया होगा कि भाई साहब राजस्थान में माउंट आबू है, ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ हैं, टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे। तो अंग्रेज़ों ने कहा चलो माउंट आबू बनाएँगे मुख्यालय। तो 1845 के अंदर अंग्रेज़ जो राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय होता है उसे अजमेर से माउंट आबू ले जाते हैं। बाद के अंदर क्या होता है कि माउंट आबू राजस्थान के दक्षिण में है और अजमेर जो है, अजमेर की स्थिति जैसा कि आप पढ़ते भी होंगे कि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि मध्य में है। जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि यार माउंट आबू में रह के हम लोग हमारे काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय संचार के साधन नहीं थे। आने-जाने में समय लगता था, कोई मैसेज भेजना होता था, कोई संदेश भेजना होता था, उसमें समय लगता था। दिल्ली से भी दूरी बढ़ गई थी माउंट आबू मुख्यालय ले जाने के कारण। तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि जो राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय है, उसे 6-6 महीने के लिए अजमेर और माउंट आबू में रखते हैं। 1864 के अंदर क्या होता है, 1864 के अंदर जो राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय होता है, उसे 6-6 महीने के लिए अजमेर और माउंट आबू बनाया जाने का निर्णय लिया जाता है। होगा क्या? जब मौसम आएगा गर्मियों का, तो हम राजधानी के मतलब जो राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय है, उसे ले जाएँगे माउंट आबू और जब समय आएगा सर्दियों का, तो मुख्यालय को वापस लेके आ जाएँगे हम अजमेर। अब एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई, तो राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कौन-सा था? है कि नहीं? हमने पढ़ लिया कि प्रथम मुख्यालय दिल्ली था, बाद में अजमेर, बाद में माउंट आबू। तो 1857 की क्रांति के समय मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका सही जवाब होगा माउंट आबू, है कि नहीं? मई के अंदर होती है 1857 की क्रांति। 28 मई 1857 को राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। वो समय था भयंकर गर्मी वाला। उस समय जो राजपूताना रेजिडेंस का मुख्यालय था वो था माउंट आबू।
अच्छा, रेजिडेंसी है, तो इसका जो प्रमुख पद था ना, वो पद था एजीजी। हमने पहले पढ़ा भी था अभी कुछ देर पहले कि क्रांति के समय एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये एजीजी था ना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसकी फुल फॉर्म से आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये जो एजीजी था वो एजेंट था किसका, गवर्नर जनरल का। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसका राज्यों के अंदर दूत या एजेंट जो होता था उसे कहा जाता था एजीजी। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो राष्ट्रपति का एजेंट राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के अंदर राष्ट्रपति का एजेंट होता है। बिल्कुल उसी प्रकार एजीजी गवर्नर जनरल का एजेंट था। राजस्थान का प्रथम जो एजीजी था वो उसका नाम था अब्राहम लोकेट। एग्जाम के अंदर राजस्थान के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो अब्राहम लोकेट। और 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बार बार ये तथ्य आ रहा है, पहले भी मैंने ये चीज बताई है, फिर ये बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएगा, फालतू की चीजें हम एक भी नहीं पढ़ेंगे। छांट छांट के चीजें लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, छांट छांट के। इससे बाहर जाने के चांस बहुत कम है, जाते हैं तो वो किसी को भी नहीं आएगा। जो आपको आएगा वो सबको आएगा, जो आपको नहीं आएगा ना तो ये मान के चलो वो किसी को नहीं आएगा। ठीक है चीजों, ठीक है दोस्तों। अब राजपूताना रेजिडेंसी, इसका मुख्यालय अजमेर, माउंट आबू, प्रमुख पद एजीजी। अब इस एजीजी के नीचे भी तो कोई ना कोई कार्य करने वाला होगा। जिस प्रकार गवर्नर जनरल के नीचे था एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसी प्रकार एजीजी के नीचे कौन, तो एजीजी के नीचे थे भाई साहब पीए। ये वो पीए नहीं है जो आज के समय मंत्रियों को या फिर जो जिसे अपन कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी बोला जाता है, ये वो पीए नहीं है। इस पीए की फुल फॉर्म है पॉलिटिकल एजेंट। राज्य के अंदर ब्रिटिश आधिपत्य का पॉलिटिकल एजेंट, ब्रिटिश शासन का पॉलिटिकल एजेंट, इसकी नियुक्ति की जाती थी रियासतों के अंदर, ताकि ये जो पॉलिटिकल एजेंट है वो राज्यों से संबंधित समाचार समय समय पर एजीजी को दे और एजीजी गवर्नर जनरल को दे समाचार। है कि नहीं दोस्तों। तो जब 1857 की क्रांति घटित हुई तो राजस्थान की कुछ स्थिति यूं थी कि उस समय राजस्थान में कुल 18 देशी रियासतें और अजमेर का अंग्रेजी आधिपत्य वाला क्षेत्र और एक निम्न छावनी थी। ये भौगोलिक तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि 18 रियासतें, अजमेर का अंग्रेजी आधिपत्य वाला क्षेत्र और नीमच छावनी। ये जो नीमच छावनी थी ना दोस्तों, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। उस समय ये राजपूताना का एक हिस्सा थी। जैसा कि हमने पढ़ा राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में, उसके प्रमुख पद एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी के नीचे प्रमुख पद था वो था पीए पॉलिटिकल एजेंट, जिसकी नियुक्ति रियासतों के अंदर की जाती थी। तो क्रांति के समय प्रमुख शासक और उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये चीजें अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट है जिनको याद करना आप लोगों के लिए नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम के अंदर सीधा-सीधा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? युग्म के तौर पर पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का शासक कौन था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जब 1857 की क्रांति होती है तो मेवाड़ के जो शासक होते हैं वो थे महाराणा स्वरूप सिंह, और मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेजर साबर्स। उसी प्रकार मारवाड़ रियासत के शासक थे तख्त सिंह, और मारवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेक मिशन। इस मेक मिशन की दोस्तों विद्रोहियों द्वारा चेलावास के युद्ध के अंदर हत्या कर दी जाती है। जब हम आगे पढ़ेंगे एरनपुर छावनी के बारे में, तो
उसके अंदर ये विस्तृत रूप से आएगा कि किस प्रकार से हुआ कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने विद्रोहियों की, क्रांतिकारियों की मदद की और किस प्रकार से युद्ध हुए। और चेलावास का जो युद्ध होता है उसके अंदर राजस्थान का एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन भी उस युद्ध के अंदर हिस्सा लेते हैं और मेक मेसन की विद्रोहियों द्वारा गला काट कर हत्या कर दी जाती है, गर्दन काट दी जाती है। और गर्दन काटने तक, हत्या करने तक ही नहीं रुकते, इस मेघ मेसन की गर्दन को आउवा के किले पे लटका दिया जाता है विद्रोहियों द्वारा। बाद में हम पढ़ते हैं कि जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह जी द्वितीय और जयपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर ईडन। कोटा के महाराजा थे राम सिंह जी द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। दोस्तों, ये दोनों ही व्यक्ति अलग अलग है, एक नहीं है, नाम समान है। नाम दोनों के एक हैं, बाकी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। जयपुर में शासक था कच्छावा शासकों का और कोटा के अंदर शासन था हाडा राजपूतों का। फिर पढ़ते हैं भरतपुर के शासक का नाम जसवंत सिंह और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन और सिरोही के शासक थे शिव सिंह और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल। ये जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था ना दोस्तों, इसकी भी हत्या कर दी जा विद्रोह के दौरान इसकी भी हत्या कर दी जाती है विद्रोहियों के द्वारा। परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या विद्रोहियों द्वारा कर दी गई थी, तो उस समय आपका जवाब होगा, अगर ऑप्शन के अंदर मारवाड़ है तो मारवाड़, कोटा है तो कोटा, अगर दोनों है तो प्रश्न के अंदर फिर वो युग्म के हिसाब से प्रश्न पूछेगा। उस समय जिस युग्म के अंदर मारवाड़ और कोटा होगा वही आपका सही जवाब होगा। अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सैन्य छावनियां थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी, जिसको हम 5+1 से पढ़ सकते हैं। हालांकि उस समय तो ये 6 की 6 छावनियां राजस्थान में थी, लेकिन वर्तमान में जो 5 छावनियां, मतलब वो जो 5 स्थान थे वो वर्तमान में राजस्थान में है, लेकिन एक नहीं है। ये एक थी नीमच, नीमच एमपी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नसीराबाद छावनी। राजस्थान के अंदर जो विद्रोह की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी ना, वो थी नसीराबाद छावनी। ये जो नसीराबाद शहर या छावनी है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो डॉक्टर डेविड ओक्टरलोनी के द्वारा की गई थी। डेविड ओक्टरलोनी। डेविड ओक्टरलोनी के द्वारा। होता क्या दोस्तों, 1804 के अंदर अंग्रेजों द्वारा जो भारत के तात्कालिक जो मुगल शासक होते हैं शाह आलम द्वितीय, उनको अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी जाती है, नासिर। 1804 के समय जो भारत के मुगल शासक होते हैं शाह आलम द्वितीय, उनको नासिर की उपाधि दी जाती है। द्वितीय, द्वितीय। तो उन्हीं के नाम से, उनकी उपाधि के नाम से बाद में डेविड ओक्टरलोनी नसीराबाद छावनी की स्थापना करता है। दूसरी जो छावनी है वो नीमच छावनी। ये जो नीमच छावनी होती है, इसकी स्थापना की जाती है मेवाड़ पर नियंत्रण के लिए।
इस छावनी की स्थापना का उद्देश्य था मेवाड़ पर नियंत्रण करने के लिए। जो ये देवली वर्तमान के अंदर टोंक टोंक के अंदर है, ये देवली, ये सबसे छोटी छावनी थी दोस्तों। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये जो चीजें बता रहा हूँ हर एक चीज एग्जाम के अंदर पहले पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा हाई है। बाद में तो एरिनपुर, जो कि वर्तमान में पाली में है, और जो एरिनपुर छावनी होती है ना, इसके विद्रोहियों द्वारा सबसे ज्यादा विद्रोह किया जाता है राजस्थान में। मैंने बताया तभी कुछ देर पहले कि जो जोधपुर के पीए थे, उनकी हत्या विद्रोही द्वारा कर दी जाती है। तो वो जो सिपाही थे वो एरिनपुर छावनी के ही थे। मेक मेसन को मारकर इनकी गर्दन काटकर आउवा के किले पे लटका दी जाती है। बाद में हम पढ़ते हैं ब्यावर छावनी। ये जो ब्यावर और खेरवाड़ छावनी थी ना दोस्तों, इनके बारे में एक फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि इन दोनों ही छावनियों ने या फिर इन दोनों ही छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। पूछा जाता है, पूछा गया है कि वो कौन सी छावनी है जिसके सिपाहियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैन्य छावनियां, कुल 6 सैन्य छावनियां थी, जिसमें से वर्तमान में 5 स्थान राजस्थान में है, एक नहीं है, वो है नीमच। सबसे पहले पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी। क्रांति का बिगुल राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी से ही फूका गया था। विद्रोह की शुरुआत होती है नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद की स्थापना डेविड ओक्टरलोनी के द्वारा की जाती है। जो नासिर नसीराबाद जो नाम रखा गया था, वो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की उपाधि नासिर के ऊपर रखा गया था। नासिर अंग्रेजों द्वारा ही दी गई एक उपाधि थी। दूसरी छावनी थी नीमच छावनी, जिसकी स्थापना का उद्देश्य था मेवाड़ पर नियंत्रण। देवली जो छावनी थी, देवली टोंक, वो राजस्थान की सबसे छोटी सैन्य छावनी थी। बाद में बढ़ते हैं एरनपुर छावनी, जो जिसने राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा विद्रोह किया। बाद में बढ़ते हैं ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा वर्तमान में उदयपुर में दोस्तों। जो ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी है, इनके सैनिकों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ये चीजें आपको पढ़नी है, याद करनी है। एक एक चीज, एक एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांस बहुत ही ज्यादा है। अब हम पढ़ते हैं सैन्य टुकड़ियों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा सैन्य छावनियों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सैन्य टुकड़ियों के बारे में, यानी कि अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में अलग अलग सेनाओं का गठन किया गया था, उन सेनाओं के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरवाड़ा बटालियन के बारे में, जिसकी स्थापना 1822 के अंदर ब्यावर नामक स्थान पे की गई थी। ये जो ब्यावर है ना दोस्तों, इसकी स्थापना भी अंग्रेजों ने की। ब्यावर शहर की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। और जो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना के पीछे अंग्रेजों ने तर्क दिया कि इस क्षेत्र के अंदर मीणा और भील जनजाति के लोग बहुत ज्यादा उपद्रव करते हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो मीणाओं के ऊपर और भीलों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मेरवाड़ा बटालियन गठित की गई। और जो इस मेरवाड़ा बटालियन का जो खर्च था ना दोस्तों, खर्च, ये पूरा का पूरा उदयपुर रियासत और जोधपुर रियासत के ऊपर डाल दिया गया। वो तो होशियार थे दोस्तों अंग्रेज। क्या किया कि जो मीणा और भील थे ना, इनके क्षेत्रों में कब्जा करने के लिए रियासतों पे दबाव बनाया कि आप लोग हमें इजाजत दें कि हम एक ऐसी बटालियन बनाएं जो मीणा और भीलों पर कंट्रोल कर सके। और जो सिपाही लिए गए, वो काम किसके लिए करते थे? अंग्रेजों के लिए। और उन सिपाहियों का खर्चा
उस बटालियन का खर्चा डाल दिया गया देसी रियासतों के ऊपर। दूसरी बटालियन या फिर दूसरी सेना जिसके बारे में बात करते हैं वो शेखावटी ब्रिगेड, जिसकी स्थापना मुख्यालय झुंझुनू, स्थापना 1835, मुख्यालय झुंझुनू। ये क्षेत्र जयपुर रियासत के अंदर आता था और शेखावटी ब्रिगेड का संपूर्ण खर्चा जयपुर रियासत के ऊपर डाल दिया गया। बाद के अंदर उन्होंने जोधपुर रियासत के अंदर स्थापना की जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन को स्थापित करने के पीछे अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया कि जो जोधपुर की सेना है वह अकुशल सेना है, हमें एक कुशल सेना की जरूरत है, इसलिए उन्होंने जोधपुर लीजियन की स्थापना की और जोधपुर लीजियन का जो संपूर्ण खर्चा था वो भी जोधपुर रियासत के ऊपर डाल दिया गया। मतलब भारत के लोग उनको अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं, उनसे अपने मतलब का काम निकलवा रहे हैं और ये जो सब कार्यवाही वो कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, सेना बनाना और उस सेना से आम जनता को परेशान करना, उसका जो खर्च आ रहा है वो खर्च भी देसी रियासतों के ऊपर, आम के आम और गुटलियों के भी दाम। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 के अंदर की गई। मुख्यालय था एरनपुर पाली, एरनपुर पाली छावनी भी थी और बाद में स्थापित की गई मेवाड़ भीलकोर एमबीसी जिसे कहा जाता है, इसे एमबीसी कहा जाता है दोस्तों, एम बी सी, मेवाड़ भीलकोर। स्थापना वर्ष 1841, मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर। होता क्या है दोस्तों, जो सबसे पहले सेना गठित की गई मेवाड़ बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि मीणाओं और भीलों पर नियंत्रण। बाद के अंदर अलग से एक ऐसी बटालियन बना ली गई जिसके अंदर इन्हीं मीणाओं और भीलों को भर्ती करके अपनी सेना में शामिल किया गया। था ना दिमाग? तो भाई पहले तो इन लोगों के खिलाफ रियासतों को भड़काया, फिर इन्हीं लोगों को, मीणाओं और भीलों को रियासतों के खिलाफ भड़काया और कहा कि आप हमारी सेना में शामिल आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, हम आपको हथियार देंगे जिससे कि आप लोग हमारे साथ नौकरी करो, हम आपको वेतन देंगे। इस प्रकार की बातें और झूठे प्रलोभन देकर जो जनजातीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग थे उनको मेवाड़ भिलकोर में भर्ती कर लिया गया और जो मेवाड़ भिलकोर बटालियन बनी, इसका सारा का सारा खर्चा उदयपुर रियासत के ऊपर डाल दिया गया। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के पीछे के कारण क्या थे, किस प्रकार से 1857 क्रांति की शुरुआत भारत में होती है, राजस्थान में 1857 की क्रांति से पूर्व क्या क्या परिस्थितियां थी, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था, कितनी छावनियाँ थी, सैन्य टुकड़ियाँ कौन कौन सी थी, किस किस रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हो रखी थी, ये जो था ये हमारा बेस है। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे जो फैक्ट पढ़ाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की प्रथम घटना नसीराबाद से। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ और मुझे भी ये उम्मीद है कि आप लोग अपने इस छोटे भाई के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो आपके साथी हैं, छोटे भाई बहन, दोस्त, उनको अपने इस चैनल के बारे में बताएं कि जो उन लोगों को भी हेल्प मिले और हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिले। थैंक यू दोस्तों।